हेलो एवरीवन, आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 30 रुपये का ये शेयर है और एक महीने में 2.5% का डिक्लाइन है। हालांकि अगर आप इसका हायर लेवल 36 रुपये से कंपेयर करते हो तो गिरावट बड़ी है। ऑलमोस्ट 16 से 20% का करेक्शन ये दिखा चुका है और ये गिरावट तब आई थी जब सेबी ने बहुत बड़े घोटाले का यहाँ पर खुलासा करा हुआ था। और जो घोटाला था वो कोई 100-200 करोड़ का नहीं, 8,000 करोड़ का घोटाला करा हुआ है यहाँ पर। हालांकि वो रिलायंस पावर में नहीं हुआ है, वो हुआ है मतलब रिलायंस होम फाइनेंस में। और रिलायंस होम फाइनेंस तो अभी भी गिरावट ही दिखा रहा है। और लेकिन बात करेंगे वीडियो में स्पेसिफिकली हम मतलब रिलायंस पावर के बारे में, क्योंकि देखो कन्फ्यूजन जो है वो इसी कंपनी को लेकर होना चाहिए। क्योंकि अगर रिलायंस होम फाइनेंस देखो तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, वो सिंपल सी बात है। लेकिन ये वो कंपनी है जिसने पिछले कुछ टाइम में लोगों को थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर दी है। तो बात करना बनता है कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। जब इतनी बड़े घोटाले की खबर यहाँ पर निकल कर आई है तो मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भैया मैनेजमेंट तो 2018-19 का घोटाला है, ठीक है, तो वही वाला था यहाँ पर, ठीक है। तो भरोसा करना मुश्किल यहाँ पर ज़रूर है। तो बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 30 रुपये का शेयर है, लगातार गिरावट बनी है और हालांकि पिछले 2-3 दिनों से ये संभला ज़रूर है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पैसा भी बना कर दिया, 51% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग भी है। बड़ी रफ्तार बड़ी गिरावट, बड़ी रफ्तार बड़ी गिरावट, बड़ी रफ्तार बड़ी गिरावट, बड़ी रफ्तार बड़ी गिरावट। और अभी भी यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी भी शायद यहाँ से और डिक्लाइन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं हैं। जो भैया रिलायंस के जो प्रमोटर के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं और एनटीटी को बैन करा गया है 5 सालों के लिए एक्सचेंजेस में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत छोटा पनिशमेंट है। अगर इतना बड़ा घोटाला इन्होंने मतलब किया हुआ है तो बहुत छोटा पनिशमेंट इनको दिया गया है, बहुत छोटे में छोड़ दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे रिलायंस में तो लगातार गिरावट आई है। सेबी ने अनिल अंबानी को भैया एक्सचेंज से बैन भी करा है और जो जुर्माना लगा है वो सिर्फ 25 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है, जबकि घोटाला भैया इससे कई ज़्यादा बड़ा करा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर सिर्फ अनिल अंबानी को ही नहीं और भी 24 लोगों को यहाँ से भाई साहब मतलब एक्सचेंजेस ने बैन भी करा है। इसके अलावा इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पर कह सकते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर किया हुआ था। और यहाँ पर अनिल अंबानी को भी बोला है कि भैया आप कोई भी मैनेजर पोजीशन के ऊपर आप नहीं रहोगे किसी भी लिस्टेड कंपनी में, किसी भी लिस्टेड कंपनी में। हालांकि रिलायंस पावर में वो है ही नहीं, 2022 से उन्होंने छोड़ दिया है अनिल अंबानी की अगर हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलायंस होम फाइनेंस को अगर आप देखो तो भैया 6 महीने के लिए भी यहाँ पर बैन करा गया है, ठीक है, 6 महीने के लिए बैन करा गया है। और एलिगेशंस बहुत सारे भैया, बहुत सारे फंड का इन्होंने भैया डाइवर्ट करा हुआ है, बहुत सारा फंड डाइवर्ट करा हुआ है। इन्होंने किया क्या है पता है? इन्होंने किया ये है कि रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी जो है वो लोन देने का काम करती है, ठीक है, वो लोन देने का काम करती है। अब जनरली कॉर्पोरेट लोन इन्होंने ऐसे बांटे, वो भी अपने ही लोगों को लोन बांटे, ठीक है। और जिन लोगों को लोन बांटे, जिस दिन अप्लाई करा उसी दिन उनको लोन मिल भी गया, और उसी दिन जिन लोगों को लोन मिला उन्होंने रिलायंस की जो कंपनी है उनको लोन दे दिया। तो समझ रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और जो लोन दिया गया था रिलायंस होम फाइनेंस से, वो सारा लोन भैया हो गया एनपीए, क्योंकि वो चुकाना था ही नहीं ना। क्योंकि जिस कंपनी को लोन दिए गए थे उनका एनुअल रेवेन्यू 4 लाख 5 लाख था, उनको 100-100 करोड़ के लोन दिए गए, 100-100 करोड़ के लोन दिए गए, जिनका एनुअल रेवेन्यू 4-5 लाख रुपए का था। तो भैया घोटाला यहाँ पर बहुत बड़ा सामने आया है और कहीं ना कहीं ये एक सवाल पैदा करता है कि कंपनियों के ऊपर कि भाई साहब किस तरीके से मैनेजमेंट ने लोगों को उल्लू बनाया। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नुकसान किसका हुआ है, तो निवेशकों का नुकसान हो, छोटे निवेशकों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। कंपनी ने करा क्या? कंपनी की जब होल्डिंग यहाँ पर 75% की होल्डिंग थी, अगर मैं रिलायंस होम फाइनेंस की बात करूँ तो कंपनी की जो प्रमोटर की होल्डिंग थी एक घोटाले से पहले की, वो 75% की होल्डिंग थी प्रमोटर की। जैसे ही इन्होंने लोन बांटना शुरू करा, पता चल कि हाँ भैया अब तो हालत ख़राब होने वाली है, तो प्रमोटर ने क्या करा पता है? प्रमोटर ने शेयर बेचना शुरू कर दिए। और आज प्रमोटर की जो होल्डिंग एक टाइम पे 75% हुआ करती थी 2000 मतलब इससे पहले के टाइम पर, घोटाले से पहले के टाइम पर, 2017-2016 के टाइम पर, आज होल्डिंग 1% की भी प्रमोटर की नहीं। और खरीद किसने लिया है? रिटेल इन्वेस्टर्स ने। तो हो ये रहा है यहाँ पर। तो इसलिए भरोसा करना मुश्किल हो जाता है भाई साहब कि मैनेजमेंट किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था यहाँ पर, किस तरीके से।
यहाँ पर अगर रिलायंस पावर की भी बात करें तो देखो कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में फंडामेंटल इंप्रूवमेंट करे, लोन चुका रहे, लेकिन दिक्कत यह है ना कि भाई साहब ये पहले कर चुके हैं, ठीक है, पुराने खिलाड़ी है मंजे हुए। तो यहाँ पर और इवन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे रिलायंस पावर में, तो भैया बेचा इन्होंने भी है पिछले कुछ क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में बेचा तो इन्होंने भी है प्रमोटर ने। 4 लाख के आसपास के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। मार्केट कैप तकरीबन 12,200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग कह रहे खरीदारी करो, 40% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड के बारे में तो भैया भूल जाओ कि पे करेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट करेगी तब डिविडेंड आपको पे करेगी ना यहाँ पर। और यहाँ पर इनके नंबर्स देखो, रेवेन्यू में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है पिछले 5 सालों में, लेकिन शेयर प्राइस बढ़ा है क्योंकि एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि चीज़ें बेहतर होगी। यहाँ पर डेट थोड़ा बहुत चुकाया ज़रूर है इन्होंने पिछले कुछ टाइम में। और जहाँ तक प्रॉफिट के बारे में देखें हम यहाँ पर, तो भूल जाओ कि प्रॉफिट है, यहाँ पर नहीं है, बल्कि बड़ा लॉस ज़रूर है। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखें तो जाहिर सी बात है पी रेशो नेगेटिव में होगा, क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट नहीं करी, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर में 97 करोड़ का लॉस था, जो कि अच्छा मैं मानता हूँ, क्योंकि इससे पहले कि क्वार्टर में 200, 250, 400 करोड़ तक के लॉस हमने देखे हैं। तो जून में एक अच्छा था ज़रूर, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बीच में एक क्वार्टर ऐसा भी था मार्च का जहां 321 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट करके दिखाया था, ठीक है, तो वो भी 2,900 करोड़ का रेवेन्यू, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू था उस टाइम पर। लेकिन अगले ही क्वार्टर में क्या हुआ, रेवेन्यू 1,960 करोड़ और लॉस हो गया 300 करोड़ का। बाद में भी लॉस हुआ, बाद में भी लॉस हुआ, फिर भी लॉस हुआ, अभी भी लॉस है। तो एक क्वार्टर के चमत्कार पे मैं भरोसा नहीं करूंगा। लास्ट क्वार्टर में कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन फिर भी लॉस तो लॉस था यहाँ पर। कंपनी कोशिश तो करी, लेकिन जिस तरीके की भैया सेबी ने यहाँ पर घोटाले को लेकर खुलासा करा है, कहीं ना कहीं भरोसा करना मुश्किल हो जाता है ऐसे वक्त में मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि नहीं भैया वो तो यहाँ से छोड़ चुके हैं, 2022 में ही छोड़ चुके हैं, तो अगेन ऐसा नहीं होता कि अगर वो छोड़ दे तो भैया कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं होते, जाहिर सी बात है। और जहाँ तक बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर की होल्डिंग 23.24% की है, प्रमोटर ने बिकवाली करी हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग 24.49% की थी, प्रमोटर ने यहाँ पर बिकवाली करी हुई है। और देखो खरीद कौन रहा है, रिटेल इन्वेस्टर 25% की होल्डिंग पे थे, आज वो 28 पे आ चुके हैं और लगातार वही खरीदेंगे। हालांकि एफआईएस ने भी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी जरूर है, 12.71% की होल्डिंग उनके पास भी देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो 2.84% पर है, म्यूचुअल फंड 0.22% पर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर इस कंपनी के बारे में देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी अट्रैक्टिव नहीं। हालांकि एक टाइम पे जो शेयर होल्डिंग, जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 10% से भी कम की थी होल्डिंग प्रमोटर की। बाद में प्रमोटर ने 15% का स्टेक खरीदा था यहाँ पर और 25% पर अपनी होल्डिंग लेकर गए थे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू पैसा इन्होंने इन्फ्यूज़ करा था। और अभी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे इनकी होल्डिंग प्रमोटर की कम हो रही है, जो कि अच्छा साइन नहीं है मेरे हिसाब से। आने वाले क्वार्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये देखना रहेगा कि प्रमोटर भाई सब क्या करेंगे। और देखो मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर फोकस में रहने वाला है फ्यूचर में, और जो पावर कंपनी है वो खूब सारा पैसा छापेगी, लेकिन वो कंपनियाँ पैसा छापेगी जो एक्सपांड कर पाएगी अपने बिजनेस को, जो कंपनियाँ पैसा खर्च कर पाएगी, जैसे कि टाटा हो गया, अदानी हो गया, अंबानी हो गया, ठीक है, मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कंपनियां भी है जो लगातार एक्सपांड कर रही है, जो लगातार लोन भी ले रही है, जो लगातार पैसा भी इन्फ्यूज़ कर रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम छोटी कंपनी रिलायंस पावर की बात करें, जेवी पावर की बात करें, रतन इंडिया की बात करें, तो ये छोटी पावर कंपनी एक्सपांड नहीं कर पाएगी खुद को, उनके लिए स्ट्रगल ज़रूर रहने वाला है फ्यूचर में। तो ये वो कंपनियां हैं जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए दाव खेल सकते हो, अप्स एंड डाउन्स वाला। लेकिन अभी जिस तरीके की न्यूज़ आई है, कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी यहाँ पर बिल्ड नहीं हो पा रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और टाइम इसको देना चाहिए, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी वो थोड़ी सी नई सी है, यहाँ पर कुछ और टाइम देना चाहिए, जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और आने वाले टाइम में जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो ऐसी कंपनियां और ज़्यादा गिरेगी। और देखो मुझे लगता है कि यहाँ पर पावर कंपनियां हैं, उसमें जो खरीदारी के मौके होते हैं वो जनरली जनवरी से लेकर जो मार्च का पीरियड होता है तब होता है, क्योंकि जब गर्मियाँ शुरू होने वाली होती है तो बाजार उससे पहले से तेज़ी दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन जब बारिश का माहौल होता है तब कहीं ना कहीं डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपको नंबर्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। तो यही वजह है कि मैं ये इतना ही कहूँगा कि वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना। और जिस तरीके के वजह सेबी के ने एलिगेशंस लगाए हैं, जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है,
आने वाले टाइम में उसको लेकर और ज़्यादा हमें अपडेट्स देखने को मिलेगी। तो जब तक चीज़ें क्लियर ना हो, दूर बैठो, तमाशा देखो, बॉटम फिशिंग करने की ज़रूरत मत करना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता। तो ये मेरा ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।